हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस नए वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th हिंदी 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि आपके बिहार बोर्ड ने पैटर्न चेंज कर दिया है, जिसके तहत अब आपको हिंदी में 50 प्रश्न नहीं बल्कि 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे और 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आपको 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर देना होगा। ठीक है, ये आपके बोर्ड ने पैटर्न चेंज कर दिया। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, तब तक मैं आपको जो भी मतलब कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जैसा कि 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर कि मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद होंगे। दोस्तों आप एक बार वीडियो को पूरा देख लेते हो ना, तो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूरा याद हो जाएगा। ये मेरा चैलेंज है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर कुछ नोट दिया जाता है, आपको सबसे पहले समझ लेना चाहिए कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक मतलब सही है। और इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर 100 प्रश्न है और 100 प्रश्न में से आपको 50 का ही उत्तर देना होता है और प्रत्येक अंक जो है, प्रत्येक प्रश्न है वो 1 अंक का है, यानी कि 1 अंक का है। ठीक है, आपको 50 प्रश्न मिलेगा वस्तुनिष्ठ और 50 प्रश्न 50 नंबर का होगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से वीडियो को पूरा देकर याद करना। एक बार वीडियो को पूरा देखिए, आपको सभी प्रश्न याद हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न है दोस्तों कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ललई सिंह यादव। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न है कि नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी सन 1916 ईस्वी में हुआ था। 18 फरवरी सन 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आप वीडियो को एक बार देखिए, क्वेश्चन आपको दोबारा देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। दोस्तों अगर आप लोग सेन साहब यानी कि क्वेश्चन यानी कि बहादुर पाठ का जो भी मतलब कहानी है, बहादुर पाठ आप लोग पढ़े होंगे तो इसका आंसर आपको पता होगा कि सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं। तो सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं, तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि सेन साहब के 5 लड़कियां हैं। कितने लड़कियां हैं सेन साहब के, तो 5। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अग्रजा शब्द में प्रत्यय है। तो प्रत्यय किसको कहते हैं, तो मतलब कि जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बना देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर ग्रजा, ग्रजा जो है वो अ में जुड़कर अग्रजा बना दिया, तो यहाँ पर इसका प्रत्यय हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रजा। ठीक है, ग्रजा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका आंसर हमें तो आप कमेंट करके बताइए, तो मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। आप फटाफट कमेंट करके बताइए तो कि मदन किसका बेटा है। दोस्तों आप लोग कहानी पढ़े होंगे, इसलिए दोस्तों मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मदन किसका बेटा है, आप बताइए तो मतलब कि इसका कमेंट में इसका आंसर क्या होगा। सेन साहब का मदन पुत्र है, या फिर ड्राइवर का, या फिर गिरधर लाल का। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि मदन यानी कि मदन किसका मतलब बेटा था, तो गिरधर लाल का। और दोनों क्या थे, तो सेन साहब के नौकर ही थे, यानी कि उनका नौकर ही थे। ठीक है, दोनों बेटा भी नौकर था और उसका पुत्र भी नौकर ही था। ठीक है, याद रखना। तो गिरधर लाल का बेटा कौन था, मदन, जो कि मदन और कासू में काफ़ी मतलब कि अच्छी तरीके से लड़ाई हुई थी, जिसके कारण मदन को काफ़ी मार खाना पड़ा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखना। ठीक है, आप लोग अगर मतलब कि सभी चैप्टर का कहानी आप लोग पढ़े होंगे तो आपको सभी का आंसर पहले से मालूम होगा। अगर पहले से मतलब आपको आंसर मालूम होगा तभी वीडियो को देख लेना कि दोबारा मतलब रिवीजन में हो जाए। और दोस्तों आप लोग 100% सही बताना कि इसमें से कितने प्रश्नों का आंसर आपको पहले से मालूम था और कितना प्रश्न आप पहले से मतलब बिना देखे दे सकते हैं, मतलब बिना मतलब वीडियो को देखे आप दे सकते थे। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि कितना का आंसर अभी से हम दे सकते हैं, या फिर हमको क्वेश्चन याद था कितना, मतलब याद था कितना का आंसर दे सकते हैं, आप सभी हमारे कमेंट बॉक्स में बताना। आप जितना भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो सभी लोग इस वीडियो को लाइक और एक एक कमेंट कर देना, बस एक एक कमेंट और एक एक लाइक चाहिए। ठीक है, और चैनल पर बने रहना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। दोस्तों ये देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके मतलब कि बुक के बीचों बीच से ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपके सभी क्वेश्चन क्या है, बुक के बीचों बीच से पूछा गया है, कहानी के बीचों बीच से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैक्स मुलर को। मैक्स मुलर को महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि दी गई थी, तो यहाँ पर इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैक्स मुलर को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हिंदी कविता में
प्रभुत्ववाद के प्रवर्तक कौन है, प्रवर्तक कौन है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नलिन विलोचन शर्मा। क्या हो जाएगा? नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक परीक्षा में मतलब अच्छे नंबर लाने के लिए मैं आपको राज बता रहा हूँ। आपके मतलब हिंदी बुक के जितना भी चैप्टर है उन सभी चैप्टर में सभी चैप्टर का नाम प्लस उसका लेखक कौन है। जैसे मान लेते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका लेखक कौन है? तो आप बता दोगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्योंकि आपके बोर्ड में मतलब कि लेखक और पाठ से संबंधित आपके बोर्ड में कम से कम 10 प्रश्न रहते हैं। पूछ देगा कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन के लेखक कौन है, तो आप लोग को याद होगा तभी नहीं बताओगे कि भीमराव अम्बेडकर है। ठीक है, ऐसे मतलब कि आप लोग प्रश्न याद कर लेना, सभी चैप्टर का नाम प्लस उनका लेखक का नाम। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर की आत्मसात शब्द में पढ़ते हैं। अभी मैं आपको बताया कि जिस शब्द के अंत में कोई शब्द एक जुड़कर नया शब्द का निर्माण कर देता है उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। तो अंत में सात जुड़कर आत्मसात कर दिया, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ये भी आपके कहानी के बीचों बीच से क्वेश्चन पूछा है कि विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है। लेखक की रचना पूछ रहा है आप लोग। मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ कि आप लोग जो मतलब कि चैप्टर का कहानी, निबंध, भाषण जो होता है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इम्पोर्टेंट वो होता है जैसे लेखक का नाम, लेखक का परिचय होता है, लेखक की रचनाएँ होती है इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्हीं में से तो आपके बोर्ड में प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभार एक दो क्वेश्चन कहानी के बीचों बीच से पूछ देता है, लेकिन आपसे ज़्यादा क्वेश्चन उनकी रचनाएँ, उनका पाठ परिचय, उनकी मतलब कि लेखक का परिचय, इन्हीं सब में से प्रश्न आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। क्योंकि हम लोग मतलब एग्ज़ाम दे चुके हैं, हम लोग जान चुके हैं कि ये प्रश्न कहाँ से पूछता है ज़्यादा तौर पर। ठीक है, तो आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 9 नंबर की विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है। यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? तो आप लोग इसका आंसर याद रखना हमेशा। यहाँ पर इसका आंसर एक ऑप्शन नंबर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि नाखून बार बार बढ़ते हैं इसके लेखक है। नाखून बार बार क्यों बढ़ते हैं, जिसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, याद रखना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, देखिए नाखून से संबंधित क्वेश्चन पूछ दिया कि नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है सौंदर्यबोध और सांस्कृतिक चेतना का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन 11 नंबर में है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि घृणा शब्द का विलोम है। घृणा शब्द का विलोम है, तो घृणा शब्द का विलोम क्या होता है? घृणा से प्रेम, प्रेम से घृणा। ठीक है, किसी से हम घृणा करते हैं तो किसी से हम प्रेम करते हैं, यही तो उसका उल्टा हो गया। तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये दो ही होगा, या तो ऑप्शन ए होगा आंसर या फिर ऑप्शन बी होगा। तो 12 नंबर का ऑप्शन मतलब कि कौन सा होगा दोस्तों? आप फटाफट कमेंट करके बताइए। तो मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप बताइए। क्वेश्चन है कि हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। हवा शब्द का निर्णय करें, तो हवा शब्द का कैसे निर्णय करेंगे दोस्तों? आप लोग का टाइम समाप्त हो गया। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दिए होंगे, तो मैं ज़रूर आपका कमेंट पढ़ूंगा, क्योंकि हर स्टूडेंट का मैं कमेंट पढ़ता हूँ। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों देखिए, हवा, हवा से एक शब्द बनाइए, तो हवा बह रहा है, ऐसा तो कोई नहीं कहता है, बल्कि कोई भी कहता है कि हवा बह रही है, कितनी ठंडी हवा बह रही है। तो बह रही है का मतलब क्या हुआ? वो स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, तो इसका आंसर एक ऑप्शन नंबर है, क्योंकि हवा बह रही है, हवा बह रही है तो स्त्रीलिंग है। या फिर आप लोग ये तो नहीं ना कहते हो कि हवा बहा रहा है, ये तो नहीं कहते हो, बल्कि आप कहते हो कि हवा बह रही है। ठीक है, इसका अनुसार इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर दोस्तों कि कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है? तो संज्ञा पदबंध है। क्या है? तो संज्ञा पदबंध, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों कि उसने उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, वाक्य है। तो सब सिंपल सेंटेंस है। क्या है? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरल वाक्य। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? तो यहाँ पर मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? मतलब कृति मतलब किसकी रचना है, किसके द्वारा लिखित यह नक्षत्र लोक है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस यहाँ पर तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुणाकर मूल्य। गुणाकर मूल्य का नक्षत्र लोक लेखक कृति है। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है, तो उपाधि। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो मराठी भाषा का लिपि जो होता है वो देवनागरी लिपि होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि धारा नागरी में कौन परमार शासक विधानुरागी थे? तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बी ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों कि बताइए कि महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किसकी रचना है? महाविद्यालय, यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग कहानी पढ़े होंगे हिंदी चैप्टर का, तो आप लोगों को पता होगा कि किस चैप्टर में महाविद्यालय का मतलब चित्रण किया गया है। तो विनोद कुमार शुक्ल मछली के जो लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों, बहादुर चैप्टर से यह क्वेश्चन पूछा गया है कि बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि बहादुर ने भैंस को मारा था, इन्हीं थी जिसके कारण भैंस भागकर अपनी माँ के पास चली गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बहादुर मतलब कि माँ इसलिए वो पागल हो गई थी क्योंकि वह मतलब कि वो उसको लगा कि बहादुर ने ही मतलब कि भैंस को मारा होगा, तभी तो भैंस भागकर हमारे पास आई है, ठीक है। याद रखना, कहानी काफ़ी मतलब अच्छा कहानी है, ठीक है, हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन है कि किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? दोस्तों हिटलर एक शासक था जो कि सोवियत संघ पर भी आक्रमण कर दिया था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियाँ भी मनुष्य की नियामक नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 23 नंबर दोस्तों यहाँ पर 23 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ है। गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों अगला प्रश्न है कि गणेश शब्द का पर्यायवाची है। तो गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? लंबोदर होता है। क्या होता है? लंबोदर। गजानन होता है। लंबोदर किसको कहते हैं? जिसका पेट लंबा हो उसे लंबोदर कहते हैं। तो गणेश जी का पेट लंबा है इसलिए हम लोग गणेश का उल्टा लंबोदर कहते हैं। ऐसे गणेश का पर्यायवाची शब्द लंबोदर कहते हैं या फिर गजानन कहते हैं। लेकिन गजानन तो ऑप्शन में नहीं है तो हम लंबोदर ही टिक लगा देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? दोस्तों मैं आपको बताया था कि जिसका भी प्रथम पद प्रधान होता है उसको हम लोग अव्ययी भाव समास के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अव्ययी भाव। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 26 नंबर की यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है। यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यश प्लस धारा। यश प्लस धारा से यशोधरा का निर्माण होता है। यशोधरा का निर्माण होता है। तो ये इसका आंसर आप लोग याद रखना, ठीक है। अब अगला प्रश्न में हम ध्यान देंगे दोस्तों यहाँ पर बताइए तो निम्नलिखित में कौन वाक्य शुद्ध है? इनमें से शुद्ध वाक्य कौन है? आपको चूज़ करके बताना है इनमें से कौन वाक्य शुद्ध है। मैं तो बता देता हूँ कि यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शब्द तो केवल संकेत है। अब बताइए कि इसके अलावा और कोई आंसर हो सकता है? संभव है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए तो और एक ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि संभव हो सकता है, मतलब कि थोड़ा थोड़ा संभव हो सकता है। आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर, ठीक है। इसका आंसर आप सभी बताना, ठीक है, आप सभी बताना। मैं आपको अभी बताया कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, सभी लोग एक एक कमेंट जरूर कर देना और एक एक लाइक कर देना, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न है कि कवि घनानंद किस बादशाह से यहाँ मीरमुंशी का काम करते थे? तो मोहम्मद शाह रंगीले। किसका? तो मोहम्मद शाह रंगीले। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पर इसका कहानी काफ़ी मतलब यह अच्छा कहानी है कि जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ कि इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति हो सकता है जिसके जन्म से 6 घंटे बाद ही उसकी माँ का मृत्यु हो गई। आप इन चारों ऑप्शन में से किसका आंसर आपका सही होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा कि किस स्टूडेंट का सही आंसर है। मैं आपको सभी को रिप्लाई दूंगा, ठीक है। आप लोग बताइए तो किस मतलब कि कौन सा आंसर सही होगा, ए है या फिर बी या फिर सी या फिर डी, कौन सा आंसर सही होगा आप लोग तुरंत हमें बताइए तो कमेंट करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 30 नंबर दोस्तों कि
सॉरी दोस्तों, फावड़े और हल राजदंड बनाने को है। यह पंक्ति किस कविता की है? यह पंक्ति किस कविता की है? तो यहाँ पर आपका आंसर सत्य होगा ऑप्शन नंबर ए, जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की हत्या किसकी रचना है? एक वृक्ष की हत्या किसकी रचना है? तो कुंवर नारायण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है कि बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है, तो दुष्ट चक्र में स्रष्टा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रा नंदन पंत। आपको पता होगा कि क्लास 10th में भारत माता के लेखक सुमित्रा नंदन पंत है, और इसी मतलब को मतलब कि इधर उधर करके 11th क्लास में कर दिया है कि सुमित्रा नंदन का जो एक मतलब कि मतलब कविता है जिसको हम लोग भारत माता गर्भावसिनी के नाम से जानते हैं, यह कवि मतलब उनकी कहानी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया, भारत माता, भारत माता ये कविता हो गया है, और इसी को उल्टा करके भारत माता गर्भावसिनी है, वहाँ पर उसका मतलब दूसरा हो गया है उनका कविता, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 34 नंबर। दोस्तों यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न है कि किस कवि ने वर्णाश्रम अवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया? किसने किया था? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुरु नानक। गुरु नानक नामक व्यक्ति ने किया था, व्यक्ति नहीं, ये तो एक मतलब कवि थे, ठीक है, क्या थे, कवि थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर नगर संवेदना के कवि है, नगर संवेदना के कवि है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है स ही वात्स्यायन अज्ञाय। दोस्तों ये तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मतलब कि ए हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कभी कभी आपके एग्जाम में पूछता है कि अज्ञाय का पूरा नाम क्या है, तो अज्ञाय का पूरा नाम होता है सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, ठीक है। स ही का मतलब क्या होगा, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, अगला दोस्तों प्रश्न है कि दुर्दांत मानवीय विभूषिका का चित्रण करने वाली कविता है, चित्रण करने वाली कविता है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हिरोशिमा, हिरोशिमा, ठीक है। हिरोशिमा किसकी रचना है? तो सुमित्रानंद पंत की है, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों 37 नंबर। दोस्तों 37 नंबर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 37 नंबर, गुरु नानक के पद है, तो गुरु नानक के कौन सा पद है, गुरु नानक का कौन सा पद है? तो दोस्तों आप बताइए गुरु नानक का कौन सा पद है? राम भक्तिमय गीत, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राम भक्तिमय गीत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया, रसखान द्वारा कृष्ण लीला का ज्ञान किया गया, तो किसके द्वारा? तो सबैया में, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सबैया में, ठीक है। अगला प्रश्न है 39 में दोस्तों कि कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई थी? तो प्रेमघन के द्वारा जो सबसे ज़्यादा मतलब कि काव्य की रचना की गई थी वो ब्रज भाषा और अवधी भाषा में की गई थी, आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न है 40 नंबर दोस्तों है, दोस्तों यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न है कि स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? तो स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुंवर नारायण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आत्मजयी नामक प्रबंधक काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? किस कवि द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुंवर नारायण, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, कुंवर नारायण द्वारा लिखी गई है, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञाय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि बताइए कि किसने ज़िंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? किसने ज़िंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर है मंगू, मंगू जो कि जन्म से पागल थी। यह हिंदी वर्णिका का काफ़ी मतलब अच्छा कहानी है। मंगू जो जन्म से पागल थी, ठीक है, उसी का मतलब कि उसी के बारे में यह चर्चा किया गया है इस कहानी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि माँ रात में कितने बजे अस्पताल से लौटकर घर आई? तो 11:15 बजे, 11:15 बजे, आपका आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति रंगपा, ठीक है, आपका आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी। ये रंगपा किस कहानी का पात्र है? तो दही वाली मंगमा,
जो कि बेंगलोर में दही बेचा करती थी मंगमा, ठीक है। दही वाली बेंगलोर यानी कि वेंकटपुरी, जो वेंकटपुरी यानी कि बेंगलोर के रहने वाली थी, जो हमेशा दही बेचा करती थी, ठीक है। और उसी गांव में एक रंगपा नामक जुआड़ी भी रहता था, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन कि सातकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है। सातकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उड़िया। सातकोड़ी होता उड़िया भाषा का एक प्रमुख कथाकार है, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था। तो देवी नदी बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था दोस्तों, आप लोग याद होगा लक्ष्मी का घर था दोस्तों, ठीक है, लक्ष्मी का घर था, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मंगू के अलावा माँ की कितने संतानें थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी। यहाँ पर मंगू को मतलब छोड़कर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा माँ चैप्टर, जिसमें माँ के 4 संतानें हैं, जो 2 बड़े पुत्र जिसको वो शादी कर दी है, और शादी करने के बाद वो दोनों पुत्र अपने बीवियों को लेकर कलकत्ता में रहते हैं। बड़े पुत्र कलकत्ता में रहते हैं, जिसका नाम क्या है, तो कैलाश है, ठीक है, याद रखना। और एक बेटी थी जिसको शादी कर अपने घर ससुराल भेज दिया गया था, ठीक है। और एक मंगू थी जो कि जन्म से ही पागल थी। इसी के देखभाल से संबंधित इस कहानी का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि मंगू के अलावा माँ के और 3 संतान थे, जिसमें 2 पुत्र थे और एक पुत्री थी, ठीक है। इस क्वेश्चन में यह नहीं पूछा जा रहा है कि मंगू के अलावा माँ के और कितने पुत्र थे, ठीक है, संतानें। अगर यहाँ पर संतानें का बात कर रहा है तो पुत्र और पुत्रियाँ दोनों हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर संतानें पूछा जा रहा है, यानी कि अगर केवल पुत्र पूछे तो आप 2 टिक लगा दें, लेकिन यहाँ पर संतानें पूछा जा रहा है तो संतानें का मतलब हुआ कि बेटी भी आ जाएगा और बेटा भी आ जाएगा। तो यहाँ इसलिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या आप बी यानी कि ऑप्शन नंबर बी से संबंधित आप सहमत है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए तो क्या इसका आंसर बी होगा या फिर ए होगा, आप कमेंट करके बताइए। तो अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों है, अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों 49 नंबर दोस्तों यहाँ पर 49 नंबर है कि किसने सीता को रसमलाई भेजी थी। किसने सीता को रसमलाई भेजी? तो आप लोग याद होगा राधा ने सीता को रसमलाई भेजा था, ठीक है। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था। अब इसी से आप बताइएगा कि सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था। तो सीता के बड़े लड़के का नाम कैलाश था। क्या था दोस्तों? तो कैलाश। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर है। तो है दोस्तों आज की इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा समय लग जाएगा इस क्वेश्चन को याद करने में। इसलिए अगर 50-50 करके आप लोग क्वेश्चन याद करते हो तो आपका क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो को अंत तक देख लिए हो और वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़ लाइक कर दो। अगर एक भी कमेंट नहीं किए हो तो एक तो ज़रूर कमेंट करके जाओ यार, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट कर दो।